हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में लिखा कि सर आप कुछ वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बनाइए, उनके सवाल करवाइए। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जे एडवांस में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो परेशान करने वाला होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही प्यार दिया आप लोगों ने मुझे मेरे पहले वीडियो पे। मात्र 1 या 2 दिन में बहुत ही मुझे ह्यूज रिस्पांस मिला उस वीडियो पे, जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मेरे रिलेटिव्स, मेरे कलीग्स, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द फर्स्ट वीडियो। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, देखो एक जेई एस्पिरेंट की जिंदगी जो है ना, वो बहुत संघर्ष से भरी हुई होती है, बहुत कठिनाइयां उसको झेलनी पड़ती है, घर से बाहर रहना पड़ता है, बहुत अलग अलग जगह उनको सेटल होना पड़ता है जहां पे रैपिड इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। साथ के साथ आप देखिए एग्जाम्स आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो पेंडेमिक की वजह से वो पढ़ भी नहीं पा रहे, बहुत डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेई को या आईआईटी को अपना सपना मानते हैं, जो ड्रीम मानते हैं कि हमें आईआईटी मुंबई, दिल्ली या जो भी आईआईटी में जाना है, सीएस ब्रांच लेना है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है और हमारे फ्यूचर को और देश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, एक जेई एस्पिरेंट जेई से क्या कहता है, मैं एक शायरी के थ्रू आपको बताता हूं। ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया, हमने तुमको जिंदगी कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बाद ये दिल कहीं और लगना है मुश्किल, शौक हो तुम आखिरी, कह दिया तो कह दिया। ठीक है, एक जेई के लिए सबसे बड़ा शौक, एक आईआईटी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा शौक क्या है? जेई है। वो जेई नहीं जाना चाहता है, अगर उसने ड्रीम देखा है तो उसको पूरा करके रहेगा और उसको पूरा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट रियल पार्ट ऑफ z डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z की पावर 4 minus mod z की पावर 4 is equal to 4 iota z square, then minimum possible value of mod of z minus z2 का whole square where z1 z2 belongs to s with real part of z1 greater than 0 and real part of z2 is less than 0। तो हमें इसका आंसर पता ना, ये सवाल इंटीजर टाइप है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सवाल में करना क्या, जो इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो z की पावर 4 माइनस मॉड z की पावर 4 इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज गिवन। अगर हम एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि मॉड z का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? z इंटू जेड बार के। जो बच्चा थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर जानता है वो ये जानता होगा कि मॉड z का स्क्वायर जो होता है वो z इंटू जेड बार के बराबर होता है। हियर व्हाट आई एम डूइंग, z की पावर 4 माइनस इसको लिख लेते हैं मॉड z का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। तो इट विल बी z की पावर 4 माइनस मॉड z का स्क्वायर मतलब z इंटू जेड बार का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद ये बन जाएगा z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। सबको एक तरफ लेके जाएंगे आप लोग, तो क्या होगा, z स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बिकम z स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। हम सबको एलएचएस में लेके अगर सब में से z स्क्वायर कॉमन निकालिए तो इस तरह से बन गया। क्यों भाई बच्चों, सही बात है। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर इंटू, यहां पर अगर अपन देखना चाहें ये को, या तो ये चीज 0 होगी या फिर ये चीज 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो z स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, और z स्क्वायर बराबर 0 का मतलब क्या होगा, z बराबर 0, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव होना चाहिए और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये केस तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से देखते हैं अगर हमें क्या मिलेगा, z स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसके फैक्टर कर लेते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 आयोटा। अब z अगर अपन ने ले लिया, लेट अस सपोज वी हैव टेकन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। z अगर x प्लस आयोटा y तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो अगर मैं z प्लस z बार की बात करूं, दोनों को ऐड अप करूंगा तो इट विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ x, और मैं z माइनस z बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इट विल बी 2 आयोटा y एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 आयोटा। इफ यू सॉल्व दिस 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, मींस इट विल बिकम xy इज इक्वल टू 1। ये हमें सॉल्व करने में मिला कि xy का वैल्यू 1 के बराबर आ गया। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब हमें बोला गया है क्या रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो पॉजिटिव है। अगर रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव है तो रियल पार्ट ऑफ z1 अगर पॉजिटिव है इसका मतलब x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और x अगर पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि z1 जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, z1 होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, z1 विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और z2 होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। वो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ z2 वो नेगेटिव है। रियल पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव है मतलब x2 नेगेटिव है, और x2 अगर नेगेटिव है मतलब x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अब आपको बताना है क्या,
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब है Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। अगर हमें यह पता लग जाए कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस। अब आप देखिए कि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए Z1 को क्या होना पड़ेगा? Z1 को होना पड़ेगा 1 प्लस आयोटा, या फिर आप कह सकते हैं 0.1,1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में और मिनिमम वैल्यू निकालने तो उसको 1,1 होना पड़ेगा। और Z2 को क्या होना पड़ेगा? यस बच्चों, सभी ने बता दिया होगा, -1, Z2 को होना पड़ेगा -1, या फिर -1 आयोटा के बराबर, अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। Z1 माइनस Z2 कितना आएगा? 2 + 2 आयोटा, और 2 + 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 4 + 4, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4 + 4 यानी √8, और हमें इसका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो 8 के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Z1 फर्स्ट पॉइंट में होगा, Z2 थर्ड पॉइंट में होगा, और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होगा वो √8 के बराबर हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 के बराबर, एंड दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन गाइस। ओके गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल है हमारा, let S, R, T be non-zero complex numbers and L be the set of solutions Z is equal to x plus iota y, where x, R, y belongs to R, iota is √-1 of the equation S Z plus T Z bar plus का R is equal to 0, then which is R true? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले अपन जो गिवन इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं। यहां पे बोला गया सबसे पहले S, R और T है, वो क्या है? वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। दीज आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। RST जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। दूसरी बात है, हमें इक्वेशन दे रखी है, L क्या है? L इज द सेट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। L इसका सॉल्यूशन सेट है। जहां पे Z आ रहा है तो Z का सॉल्यूशन सेट, यानी Z की जो जो वैल्यू आएगी यहां से उसके बारे में बात हो रही है। तो S इंटू Z प्लस T इंटू Z बार प्लस का R इज इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। और S, T और R तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से नॉन जीरो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले S को अज्यूम कर लेते हैं S1 प्लस आयोटा S2, और T को ले लेते हैं T1 प्लस आयोटा T2, और R को ले लेते हैं R1 प्लस आयोटा R2, एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट देम। वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो S की जगह आ जाएगा S1 प्लस आयोटा S2 इंटू में Z, ये आ जाएगा T1 प्लस T2 आयोटा इंटू में Z बार, और प्लस ये हो जाएगा R1 प्लस आयोटा R2 दैट इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको 0 को 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो, बिकॉज ये 0 के बराबर है, इसका मतलब ये 0 + 0 आयोटा के बराबर है। एंड वी आर गोइंग टू मेक रियल पार्ट इक्वल टू 0 एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम Z को भी x प्लस आयोटा y पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा S1 प्लस आयोटा S2 इंटू में x प्लस आयोटा y, प्लस ये हो जाएगा आपका T1 प्लस आयोटा T2 इंटू में Z बार विल बी x माइनस आयोटा y, और प्लस का हो जाएगा R1 प्लस आयोटा R2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। लेट्स मल्टीप्लाई देम। ये हो जाएगा आपका S1 इंटू x प्लस आयोटा S1 इंटू y, प्लस ये हो जाएगा आयोटा S2 इंटू x माइनस का S2 इंटू वाई, प्लस का T1 इंटू x माइनस का आयोटा T1 इंटू वाई, प्लस आयोटा T2 इंटू x, और इट विल बी प्लस T2 इंटू वाई, प्लस का R1 प्लस का आयोटा R2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट में आप देखें तो यहां पे x आ रहा है, यहां पे x आ रहा है, तो ये हो जाएगा S1 प्लस T1 इंटू x प्लस y कहां पे आ रहा है रियल पार्ट में? एक तो T2 y आ रहा है और एक S2 y आ रहा है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस S2 इंटू में y, और प्लस का R1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आई जब हमने रियल पार्ट को 0 के बराबर किया। लेट्स पुट इमेजिनरी पार्ट आल्सो इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट में अगर आप देखेंगे x वाली कंडीशन, तो x यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, तो x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो x में आपके आ जाएगा, यहां से तो आ जाएगा आपके पास T2 और प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास S2, ये इंटू में x आ जाएगा, प्लस अगर मैं y वाले की बात करूं इमेजिनरी पार्ट में, तो एक तो आ जाएगा आपका आयोटा, मतलब रियल इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है यहां पे, तो एक तो आ जाएगा आपका S1 और एक आ जाएगा आपका y की बात करें तो माइनस का T1 और प्लस का R2 दैट इज इक्वल टू 0। Here you are getting two equations। यहां पे आपको कितनी इक्वेशंस मिल रही है? 2 इक्वेशंस मिल रही है। आपने जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया, you are getting 2 इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन क्या है? दोनों ही इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
बोथ द इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हम इनके सोल्यूशन की बात करें, तो सोल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं? पहला केस तो ये कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग हो, यानी एक ही सोल्यूशन आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों लाइंस आपस में कैसी हो, पैरेलल हो। और तीसरा केस क्या आ जाएगा, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, है ना, बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब हम स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इफ L हैज एक्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड ऑफ S इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ T। अगर L का एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, L का एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दो लाइंस जो आपके सामने आ रही है लीनियर इक्वेशन, ये दोनों आपस में कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होगी, दैट मींस दोनों के स्लोप बराबर नहीं होंगे। तो हम दोनों के स्लोप को बराबर नहीं करते, और उसने बोला अगर ऐसा होता है तो मॉड S इज नॉट इक्वल टू मॉड T आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के स्लोप बराबर नहीं करते, अगर L में एक एलिमेंट आ रहा है तो दोनों के स्लोप बराबर नहीं होने चाहिए। फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का S1 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस S2, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इसका स्लोप, बराबर नहीं आने चाहिए। तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस का T2 प्लस का S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस T1। आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, S1 प्लस T1 इंटू S1 माइनस T1, और एक हो जाएगा T2 प्लस S2 इंटू T2 माइनस S2। ये हो जाएगा S1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और उधर हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर। तो फाइनली यू विल बी गेटिंग S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, यहां से सॉल्व करने से। अच्छा, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर पता है क्या है? ये क्या है, मॉड S का स्क्वायर है। मॉड S क्या था, S था आपका S1 प्लस आयोटा S2, तो मॉड S कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो ये मॉड S1 का स्क्वायर है, ये मॉड किसका स्क्वायर है, T1 का स्क्वायर है, मॉड T का स्क्वायर है, सॉरी, ये मॉड S का स्क्वायर है और ये मॉड T का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर सिंपली सेइंग कि मॉड ऑफ S इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ T। मॉड ऑफ S मॉड ऑफ T के बराबर नहीं है जब L में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होगा। दैट मींस ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में देखें क्या लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इफ मॉड S इज इक्वल टू मॉड T देन लाइन हैज इनफाइनाइटली L हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सोचिए आप लोग कि अगर मॉड S मॉड T के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मॉड S मॉड T के बराबर हो जाएगा दैट मींस दोनों लाइन के स्लोप बराबर आ जाएंगे। तो दोनों लाइंस के अगर स्लोप बराबर आ जाएंगे, देयर विल बी टू केसेस। व्हाट आर द टू केसेस? फर्स्ट केस विल बी बोथ द लाइंस आर पैरेलल, एंड द सेकंड वन केस इज व्हाट, बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट। या तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी या फिर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होगी। इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर इज नो सॉल्यूशन। If both the lines are coincident, there is an infinite solution. तो यहां पर दो कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं। दो कंडीशन क्या क्या सामने आ रही है? सबसे पहली कंडीशन तो ये आ रही है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए या फिर दोनों कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट होगी उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, बट पैरेलल में देयर विल बी नो सॉल्यूशन। हेंस बी ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे दो चीजें डिराइव हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन करने से पहले हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इफ L हैज मोर देन वन एलिमेंट, L में एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है, देन L हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, L में एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया, इंटरसेक्टिंग वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। और L में एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है तो L हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक से ज्यादा एलिमेंट आने का मतलब L is giving the solution, and if it is giving the solution, that means you are getting the value of x and y. If you are getting the value of x and y, means this is also not the case. इसका मतलब कौन सा केस होगा, यही वाला केस होगा। और इस केस में आप लोग जानते हैं कि it will be having infinitely many solution. Means D ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो A, B, D ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं, जो कि बहुत आसान ऑप्शंस थे। आगे बढ़ते हैं हम C ऑप्शन की तरफ। The number of elements in L intersection Z such that mod of Z minus 1 plus iota is equal to 5. अब आप लोग ये जानते होंगे कि मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस आयोटा क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका सेंटर कितना होगा, जिसका सेंटर हो जाएगा 1, -1। और आपको बोला गया है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 आना चाहिए। मान लीजिए एक सर्कल है आपका, मान लीजिए एक सर्कल है, तो एक केस तो क्या होगा कि लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हो गई, तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हो गई तो वो जो एक कॉमन पॉइंट आएगा दोनों में, सर्कल में, किसमें, सर्कल में और L में, तो वो एक पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट आ गया। या फिर ऐसा हो जाए कि वो एक लाइन कोइंसिडेंट हो जाए। अगर वो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी, इसका मतलब कितने पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे, 2 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे। इसका मतलब जो ये बात बोल रहा है इज एट मोस्ट 2, यानी L वाला जो सेट है और ये जो सर्कल दिया हुआ है, कौन सा सर्कल, ये वाला Z माइनस 1 प्लस आयोटा, आप जानते होंगे मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R। इट इज अ सर्कल विच इज हैविंग सेंटर एट Z नॉट एंड रेडियस इज इक्वल टू R।
तो यहां पे बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट हो सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी एंड डी। तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यू शुड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, थैंक यू। तो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन बच्चों, और ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में वही बच्चा खिलाड़ी बन सकता है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री सीख ली। जिस बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री को बहुत इजीली सॉल्व करना सीख लिया, मतलब उसने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया। ज्यादातर सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाते हैं, तो ये सवाल उस पर बेस्ड है। 2 सवाल है, इसमें 2 पार्ट है, अब 2 पार्ट कह सकते हैं। तो पहला पार्ट सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं। S बराबर है S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ये 3 सेक्शंस दिए हुए, तीनों का इंटरसेक्शन है। एक S सेट S1 आपका ये रहा, जहां पे Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड Z इज लेस देन 4। S2 है आपका Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 3 आइटा इज ग्रेटर देन 0। और तीसरा है आपका S3, जो कि Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0। आपसे पूछा गया कि जो S बनेगा, जो कि S1 S2 S3 का कॉमन पार्ट है, तो उसका एरिया क्या है, यू हैव टू टेल दैट पार्ट। सबसे पहले हमें S1 S2 और S3 को डिकोड करना पड़ेगा। लेट अस डिकोड S1 S2 S3, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एरिया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, तो S1 की बात करते हैं। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड Z इज लेस देन 4, मॉड Z इज लेस देन 4, Z हमारा x प्लस आइटा y। मॉड Z का मतलब क्या आएगा, मॉड Z का मतलब आएगा अंडर रूट के अंदर कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 4, मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 16। ये एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल होगा, और सर्कल का भी कौन सा पोर्शन होगा, जिसका सेंटर 0,0 होगा, रेडियस किसके बराबर होगी, 4 के बराबर। सर्कल के अंदर का पोर्शन होगा, इनर पोर्शन ऑफ द सर्कल। आप बाउंड्री पॉइंट भी नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखना। तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल। अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करना चाहूं तो ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, लाइक दिस इज अ सर्कल जिसके बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सर्कल, और इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है इसकी r के 4 के बराबर, सॉरी। तो ये आपका सर्कल हो जाएगा, और मॉड Z लेस देन 4 इसके अंदर वाला पोर्शन हो गया, पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, दिस इज S1। अब बात कर लेते हैं S2 की। S2 क्या है, S3 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z इज पॉजिटिव। Z क्या था हमारा, लेट अस सपोज Z इज x प्लस आइटा y, तो रियल पार्ट ऑफ Z हो जाएगा x। x कहां पे पॉजिटिव होता है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस वाले सर्कल की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है हमारे सामने। और हम Z2 की बात कर लेते हैं, S1 की बात हो गई, S3 की बात हो गई, S2 की बात कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय ये, तो Z क्या होगा हमारा, x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, वी वांट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट। इसको हमने क्या किया, 1 प्लस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस रूट 3 आयोटा से डिवाइड कर दिया। द डिनोमिनेटर विल बी 4 एंड इन न्यूमरेटर इफ यू वांट इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट विल बी व्हाट, इट विल बी, इमेजिनरी पार्ट चाहिए हम लोगों को। तो इमेजिनरी पार्ट क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा रूट 3x आ जाएगा, और एक आप देखेंगे प्लस का y आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका माइनस का रूट 3 आयोटा, सॉरी इट विल बी माइनस का रूट 3, केवल इमेजिनरी पार्ट देख रहे हैं, और एक आ जाएगा प्लस का रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, और वो दिया हुआ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी y इज ग्रेटर देन माइनस का रूट 3x, y इज ग्रेटर देन माइनस रूट 3x। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो इनइक्वालिटी को आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y बराबर माइनस का रूट 3x, y बराबर माइनस रूट 3x इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग नेगेटिव स्लोप, दैट मींस द लाइन विल बी लाइक दिस। ये लाइन इस तरह से आएगी, y इज इक्वल टू माइनस का रूट 3x। अगर एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 150 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री थोड़ी ना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये 120 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्यों होगा, उसके पीछे कारण ये है कि इसका स्लोप आ रहा है माइनस का रूट 3, y बराबर माइनस रूट 3x, स्लोप विल बी व्हाट, स्लोप विल बी माइनस रूट 3, दैट मींस tan 120 डिग्री एंड tan 120 डिग्री विल बी व्हाट, माइनस का रूट 3। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और हमें क्या रीजन चाहिए, हमें S ढूंढना है, ये तीनों का इंटरसेक्शन होगा। सबसे पहले सर्कल का अंदर वाला पोर्शन, S1 इज सर्कल का अंदर वाला पोर्शन। दूसरी बात, रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव होना चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव कब होगा, इस पूरे क्वाड्रेंट में होगा, ये पूरा रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव। और तीसरी बात ये है कि y जो है वो माइनस रूट 3x से बड़ा होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये आपका माइनस रूट 3x है, y का वैल्यू माइनस रूट 3x से बड़ा होना चाहिए, यानी या तो ऊपर वाला पोर्शन होगा या फिर नीचे वाला पोर्शन होगा। एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन पॉइंट, इस सर्कल की रेडियस क्या थी 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,4। इस 0,4 को वहां पे पुट कर दीजिए, x की जगह 0 और y की जगह 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला पॉइंट
सेटिस्फाई कर रहा है उस वाले इनइक्वालिटी को y इज ग्रेटर देन माइनस रूट थ्री एक्स को, मतलब पोर्शन इस तरफ वाला होगा, है ना, ऊपर वाला पोर्शन होगा, और ऊपर वाला पोर्शन होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा वो रिक्वायर्ड पोर्शन ये होगा कंप्लीटली, दिस पोर्शन इज द रिक्वायर्ड पोर्शन. ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन, दिस पोर्शन इज व्हाट, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 एंड दैट इज S. ठीक है, अब बात क्या आती है कि इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, और एरिया ऑफ सेक्टर बच्चा जानता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है. अब थीटा चाहिए हमें, थीटा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री था और ये 90 डिग्री था, तो 150 डिग्री हो जाएगा. 150 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री विल बी 5 पाई बाय 6, तो ये जाएगा हाफ, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 16, और थीटा विल बी इन रेडियन, दैट विल बी 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 आप यहां पे पुट कर दीजिए. लेट अस सी, ये 8 हो गया, ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 4 5 जा 20, इट विल बी 20 पाई बाय 3 एंड 20 पाई बाय 3 इज ऑप्शन नंबर बी, तो बी आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ज्योमेट्री से देखिए आप जब सवाल कितना जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो गया, बहुत इजीली हमने इसका आंसर निकाल दिया. ये पहला वाला सवाल हो गया. लेट्स हेड टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. मिनिमम ऑफ z बिलोंग्स टू s, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. z s को बिलोंग करता है, z s को बिलोंग करता है मतलब डेफिनेटली z इसी पोर्शन में है, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 वाले पोर्शन में. तो मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मिनिमम का मतलब ये हो गया z माइनस, और ये दिया हुआ है आपको कितना, 1 माइनस 3 आयोटा, इट विल बी 1 माइनस 3 आयोटा. तो आप देख सकते हैं कि मुझे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, एक तो z और एक 1 माइनस 3. तो 1 माइनस 3 और z के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, ये पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस 4, और 1 माइनस 3 कहां आएगा, मान लीजिए यहां पे आ गया 1 माइनस 3, दिस विल बी 1 माइनस 3. अब मुझे 1 माइनस 3 का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, कहां से, z से. तो z कहां आ रहा है, इस पूरे पोर्शन में आ रहा है, और इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से. तो क्या हो जाएगा, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर. इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन थी आपके सामने √3x प्लस का y इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस 3 पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो 1 माइनस 3 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पहले 1 पुट करेंगे तो √3, माइनस 3 पुट करेंगे तो -3, तो √3 माइनस √3 मॉड के अंदर √3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2. ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो √3 माइनस 3 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसको फ्लिप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z फ्रॉम 1 माइनस 3. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये सवाल समझ में आ गया होगा. तो मैं आपको बार बार ये एडवाइस करूंगा, और मेरी एडवाइस आप मानते भी हैं, समझते भी हैं मेरी एडवाइस को, कि ज्योमेट्री इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आप जितना ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर को सवाल को करेंगे, आप उतने बेहतरीन तरीके से उसका आंसर निकाल पाएंगे. ओके गाइस, नोट इट डाउन. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है पर है जबरदस्त सवाल. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन. तो हमें क्या दिया हुआ हम देखते हैं एक बार. z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2. R और S बिलोंग करते हैं 1, 2, 3 को, यानी तीन ही वैल्यूज ले सकते हैं. P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज -z की पावर r, z की पावर 2s, z की पावर 2s और z की पावर r, and I is an identity matrix of order 2. Then the total number of ordered pair r, s such that p square is equal to -i. तो p स्क्वायर बराबर -i होगा. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, p स्क्वायर निकालना पड़ेगा और p स्क्वायर को -i के बराबर करना पड़ेगा. तो p स्क्वायर की अगर बात की जाए यहाँ पे बच्चों, तो p स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -z की पावर r, z की पावर 2s, z की पावर 2s, z की पावर r, that should be multiplied by again -z की पावर r, z की पावर 2s, z की पावर 2s, z की पावर r, that is equal to -i. That means -1, 0, 0 and -1, because I is the identity matrix of order 2 cross 2. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो what will be getting, तो देखते हैं क्या मिलेगा. -z की पावर r माइनस z की पावर r, तो -z की पावर कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा z की पावर 2s, z की पावर 2s, z की पावर 4s हो जाएगा. नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -z की पावर r इंटू z की पावर 2s प्लस z की पावर 2s इंटू z की पावर r. नेक्स्ट वी विल बी गेटिंग -z की पावर r इंटू z की पावर 2s प्लस z की पावर r इंटू z की पावर 2s, अगेन z की पावर 2s इंटू z की पावर 2s, z की पावर 4s, और प्लस इट विल बी z की पावर 2r, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1, 0, 0 एंड -1. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन से डरते हैं कि हम ये मल्टीप्लिकेशन ना करें, कोई और तरीका ढूंढे जिससे सवाल हो जाए.
पर मुझे नहीं लगता है कोई और तरीके से हमें इसको जाना चाहिए। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी -1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये अगेन 0 हो जाएगी, अगेन -1 हो जाएगी। दो क्वांटिटीज तो -1 के बराबर ही है और वो दोनों सेम है, और दो क्वांटिटी 0 के बराबर है और वो दोनों सेम है। तो सबसे पहले तो मुझे -z⁴ तो -z⁴ तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, z⁴ तो z⁴ प्लस z⁴s, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, z⁴ प्लस z⁴s दैट इज इक्वल टू -1। और सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, ध्यान से देखिए, मैं यहां से -1r कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैं यहां से -1r कॉमन निकालूंगा तो z⁴ बचेगा, इनटू में z⁴2s, और यहां पे भी z⁴ है और z⁴2s है, और ये 0 के बराबर होगा। सिमिलरली यहां पे तो हमने क्या किया, -1r को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, z⁴r z⁴2s प्लस z⁴2s दैट इज इक्वल टू 0। ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग वी विल बी गेटिंग व्हाट, z⁴r और z⁴2s कॉमन आ गया, अंदर बचेगा -1r प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बचेगी। ये दो कंडीशंस हमारे सामने क्रिएट हुई है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट एंड सेकंड कंडीशन इज दिस वन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, z⁴r into z⁴2s into में -1r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम एक चीज देखते हैं कि z⁴r और z⁴s क्या क्या चीजें ले सकते हैं। जैसे मैं z⁴r और z⁴s की बात करूं तो ये क्या क्या हो सकते हैं दोनों। जैसे r का वैल्यू 1 हो जाए, अच्छा पहले तो हम z को देख लेते हैं, z क्या है, z है -1 प्लस √3 iota by 2। if z is -1 प्लस √3 iota by 2 that means you can take it as ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप उसको ओमेगा भी ले सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं। और आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, पहली बात तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0, और ओमेगा का पावर 3n का मल्टीपल उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। अब z⁴r और z⁴s की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे r 1 हो गया दैट विल बी ओमेगा, 2 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर, 3 हो गया तो ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। यानी ये दोनों क्या क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक ओमेगा हो सकता है, एक ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये क्वांटिटी तो 0 के बराबर नहीं हो सकती। कौन सी क्वांटिटी, z⁴r, और इसको अगर एक साथ लिखना चाहे तो z⁴r प्लस 2s लिख सकते हैं। तो z⁴r प्लस 2s ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो कौन 0 होगा, 0 होगा -1r प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब r क्या होगा, ऑड नंबर। r अगर ऑड नंबर होगा तभी ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब r का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, राइट। r का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि r का वैल्यू केवल 1 2 3 है। तो r ऑड होगा तभी वो होगा, यानी r का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। लेट्स टेक सम केस। यहां से अपन ने दो केस बनाए। सबसे पहले r बराबर 1 लिया और सबसे पहले r बराबर 3 के लिए बात कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट r बराबर 1। सबसे पहले r बराबर 3 के लिए बात करते हैं। इफ आई टॉक r बराबर 3 तो व्हाट विल हैपन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, r की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा z⁴6। z⁴6 z क्या था, ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 6, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस z⁴4s दैट इज इक्वल टू -1 एंड z⁴4s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अब z⁴4s इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि z जो है वो ओमेगा है, और z अगर ओमेगा है तो s की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, लेट अस सपोज s को 1 ले लीजिए, तो z⁴4 यानी ओमेगा की पावर 4, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को -2 होना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब r बराबर 3 रिजेक्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट r इज इक्वल टू 1। इफ वी टेक r इज इक्वल टू 1 तो व्हाट विल हैपन, यहां पे r की जगह 1 पुट करेंगे तो इट विल बी z का स्क्वायर प्लस z⁴4s एंड दैट इज इक्वल टू -1। व्हाट इज z स्क्वायर, इट इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस z⁴4s इज इक्वल टू -1। ये चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। अब s का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, s का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर मैंने s की जगह 1 पुट किया तो ये z⁴4 बन जाएगा, और z⁴4 का मतलब 3 केसेस बनेंगे, एक तो z⁴4 बनेगा, एक z⁴8 बनेगा और z⁴12 बनेगा, क्योंकि s का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है। इफ आई टेक s इज इक्वल टू 1 z⁴4, s इज इक्वल टू 2 z⁴8, s इज इक्वल टू 3 z⁴12। व्हाट इज z⁴12, यानी ओमेगा की पावर 12 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज माइनस ओमेगा नॉट -1, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। z⁴8 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 2 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। z⁴4 की बात करेंगे तो ओमेगा की पावर 4। अच्छा z⁴4 कब मिल रहा होगा, जब आपने s का वैल्यू क्या पुट किया होगा, 1 पुट किया होगा। तो z⁴4 का मतलब ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ओमेगा, तो इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है। हेंस यू कैन सी you are getting only and only one ordered pair, and one ordered pair is what, when r is equal to 1 and s is equal to 1. We have satisfied both the equations simultaneously. We have solved this equation and we are getting r is equal to what from here, and the value of r is 1 and 3.
आर का वैल्यू 1 और 3 मिल रहा था यहां से, तो आर और का वैल्यू 1 और 3 जो मिल रहा था उससे हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा, उसकी वजह से आर बराबर 3 जो था हमारा रिजेक्ट हो गया, आर बराबर 1 एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब देयर इज ओनली एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर एंड दैट इज 1, 1। तो इस सवाल का आंसर 1 के बराबर है। ओके गाइस, हेलो, दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1। लेट आर्ग्यूमेंट z डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विद माइनस पाई से लेके पाई तक। ये सब जानते हैं बच्चे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक जाता है, माइनस पाई से लेके क्लोज्ड पाई तक। देन विच इज आर फॉल्स, इसमें से कौन से ऑप्शन फॉल्स है। फॉल्स को अब देखिए मैंने कैपिटल में लिखा है और अंडरलाइन भी किया है कि बच्चा जल्दीबाजी में ये बात को भूल जाता है कि उसको ट्रू वाले बताने हैं कि फॉल्स वाले बताने हैं ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, वहां गलती ज्यादातर। देखो जेईई एडवांस में ज्यादातर सवालों में क्या होता है कि वो फॉल्स देते हैं, वहां पे क्या होता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत चेक होता है, तो फॉल्स देते हैं। फॉल्स अगर दे दिया और आपने वहां पे ट्रू वाले ऑप्शंस कर दिए, 2 ट्रू है 2 फॉल्स है, तो आप तो बहुत दुविधा में हो जाओगे, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इस तरह से ना करें, उसको अंडरलाइन कर लें। सवाल के शुरुआत में उसको अंडरलाइन कर ले कि हमें निकालना क्या है। फॉल्स स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर ले, ट्रू वाला है तो आपको याद रहेगा, पर फॉल्स वाले पे अंडरलाइन कर ले, हमेशा ये बात ध्यान रखें। चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू π/4। एज यू ऑल नो -1 माइनस आयोटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा, अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले ऑप्शन की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। दिस इज आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स, y इज इमेजिनरी पार्ट दैट इज -1 एंड रियल पार्ट इज ऑल्सो -1। तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस का π/4 दैट विल गिव यू माइनस का 3π/4। हेंस इट इज रॉन्ग। उसने दिया हुआ π/4 के बराबर, मींस दैट इज अवर आंसर। हमें तो रॉन्ग ही ढूंढना है, तो रॉन्ग ढूंढना है ना। जिंदगी जद्दोजहद में हम नेगेटिव चीजों को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू π/4 दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज अवर आंसर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। व्हाट इज सेकंड ऑप्शन? Second option is saying the function is defined from R to -π. This is domain and this is codomain. Function define कर रखा है कि function t जो है वो किसके बराबर है, that is equal to argument of -1 plus का iota t for all t belongs to R is continuous at all points of R. ये R के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, R मतलब इसकी डोमेन, उस पे सब जगह कंटिन्यूस है। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, किसके आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, -1 प्लस आयोटा t के आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। दैट मींस t की साइन पे डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजें। t अगर पॉजिटिव होगा तो अलग होगा, t नेगेटिव होगा तो अलग होगा। लेट अस सपोज मैं ft को डिफाइन कर लेता हूं। ft को अगर मैं डिफाइन करता हूं, लेट अस सपोज t का वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अगर t का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये -1 आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, दैट मींस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ y/x, यानी हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर t। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ t दैट इज व्हेन t इज ग्रेटर देन 0। इफ आई टेक t एज लेस देन 0, तो t अगर 0 से छोटा लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, मींस आर्ग्यूमेंट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट द आर्ग्यूमेंट विल बी -पाई प्लस थीटा, यानी -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ t। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हुआ है ना। पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है। हमने दो कैटेगरी में डिफाइन कर लिया कि t का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और t का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। अब आप एक देखिए इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी की बात करेंगे कहां पे, उससे बोला है सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप तो 0 पे चेक करके देख लो, अगर 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये पाई आएगा, 0 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये -पाई आएगा, वैसे डिसकंटिन्यूअस हो गया। और उसने बोला हुआ था कि कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ R, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। दैट मींस आपका बी ऑप्शन गलत हो गया, और बी ऑप्शन गलत होने के साथ साथ बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सही बात है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन R। ये कंटिन्यूअस नहीं है कहां पे, R में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। एंड व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉर z1 z2, दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। हम लोग एक बात जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस का 2kπ, इफ यू नो। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और ये हो जाएगा प्लस का 2kπ माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो z1 के आर्ग्यूमेंट से z1 का आर्ग्यूमेंट, z2 के आर्ग्यूमेंट से z2 का आर्ग्यूमेंट, तो ये किसके बराबर आ गया, 2kπ के। अगर ये 2kπ के बराबर आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा आंसर
नहीं है, सही है ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सही है और आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते चौथे पार्ट पे। आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, इसलिए हमेशा ध्यान रखो जेईई एडवांस में यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द फॉल्स ऑप्शंस। उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, मेरी बात मानना, अगर आप सही में गलतियां नहीं करना चाहते तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बच्चे के साथ पता है क्या होती है, वो एरर्स बहुत करता है, बाद में वो पछताता है कि यार मैंने ये एरर कर दी, मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो ये सारी चीजें एक पार्ट है लाइफ का, ये आपसे होगा, इसको आप नहीं रोक सकते, बस ये है कि इसको थोड़ा कम कर सकते हो। गलतियां तो होगी, हम पेपर पे इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, मेंटल प्रेशर इतना होता है, एग्जामिनेशन सेंटर में हमें जेईई को क्रैक करना है, बहुत सारे मेंटल प्रेशर होते हैं, बट बात यही है कि आप मेंटल प्रेशर को सबसे पहले तो कम रखें, और दूसरी बात, गलतियां होगी उसकी चिंता मत करें, बस उसको कम करने की कोशिश करें, जल्दीबाजी ना करें। हमारी कोशिश होती है जल्दीबाजी करें। देखो जेईई एडवांस का जो पेपर होता है, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। जिस बच्चे में नॉलेज है और जिस बच्चे में पेशेंस है, वो बच्चा उसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है। आपको पता है कि ज्यादा परसेंटेज की जरूरत नहीं होती है जेईई एडवांस में एज कंपेयर टू जेईई मेंस। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आप 40 से 50% के बीच में भी अगर मार्क्स लेके आते हैं तो भी आपको एक अच्छी रैंक मिलेगी जेईई एडवांस में, बट जेईई मेंस पे बहुत ज्यादा आपको परसेंट स्कोर करना पड़ता है। तो यहां पे क्या आपका करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब मल्टीपल चॉइस में भी बहुत सारी गलतियां होती है बच्चों से यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, फॉर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 द लोकस ऑफ z सेटिस्फाइंग दिस इज इक्वल टू पाई लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। यानी z का जो लोकस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो पाई के बराबर है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा z का लोकस। लेट्स डू इट। अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो क्या बच्चों में उसको ऐसे लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखिएगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z3 एंड दैट इज इक्वल टू पाई। हमने इस तरह से लिख दिया, दो मल्टीप्लीकेशन होते हैं वहां पे, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ऐसे मैंने यहाँ पे इसको अलग पार्ट कर लिया और इसको अलग पार्ट कर लिया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और ये पूरा पाई के बराबर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट प्लस इसका आर्ग्यूमेंट पाई के बराबर है, तो लेट मी टेक सम पॉइंट्स। अगर मैं आपके सामने एक पॉइंट ले लूं, लेट अस सपोज दिस इज z, और हमने यहां पे ले लिया कौन सा पॉइंट, z1 ले लिया, और यहां पे हमने z3 ले लिया, लेट अस सपोज दिस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z3, इसका मतलब z माइनस z1 तो ये रहा, और z माइनस z3 आपका ये रहा। इनके बीच का आर्ग्यूमेंट मतलब इस एंगल की बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तो ये एंगल लेट अस सपोज हम अल्फा मान लेते हैं। एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेट अस सपोज कौन सा, z2, एक पॉइंट z2 हमने यहां पे ले लिया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z3, तो z2 माइनस z1 आपका ये रहा, z2 माइनस z3 समथिंग ये रहा। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का आर्ग्यूमेंट हम सपोज क्या कर लेते हैं, बीटा, यही तो बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z3, इन दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट वो क्या मान लिया मैंने, बीटा, और आपको दे रखा है कि दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम किसके बराबर है, पाई के बराबर। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, एंड अल्फा प्लस बीटा अगर पाई के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट जो होंगे वो किसके ऊपर होंगे, एक सर्कल के ऊपर होंगे, और सर्कल के ऊपर होंगे मतलब z का लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा, एंड दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज अपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। समझ गए मेरी बात को। तो यहां पे जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, किस वजह से, क्योंकि वो गलत है ना, गलत, उसने स्ट्रेट लाइन बोला और वो क्या आ रहा है, एक सर्कल के ऊपर आ रहा है z का लोकस, हेंस 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज A, B एंड D। C ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। ओके गाइस, नोट इट डाउन। तो बच्चों दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। एक S विद अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying mod of z minus 2 plus iota is greater than equal to root 5 if the complex number z naught is such that 1 upon z naught minus 1 का magnitude is the maximum of the set, then the principal argument of 4 minus z naught bar divided by z naught minus z naught bar plus 2 iota is, इसका principal argument हम लोगों को बताना है। अब ये जो है S क्या सेट है, Z सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो Z अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, S वो सेट है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो अगर आप इसको देखोगे तो वो क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल लिखा हुआ है, एंड दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जिसका सेंटर जो है वो 2 कॉमा माइनस 1 है, और रेडियस की बात करें तो वो रूट 5 के बराबर है। और कौन सा पोर्शन लेना है z का, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5, दैट मींस या तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर या फिर सर्कमफ्रेंस से बाहर। अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज को देखना चाहें, ये हमारा सर्कल हो गया लाइक दिस, और ये हमारी एक्सिस हो गई इस तरीके से लाइक दिस, दीज आर द एक्सिस, ये हमने एक्सिस बना ली। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन, दोबारा से हम डायग्राम बनाए एक बार। सेंटर 2 कॉमा माइनस 1 है, तो सेंटर अगर 2 कॉमा माइनस 1 है तो सर्कल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सर्कल विल बी लाइक दिस।
सर्कल विल बी लाइक दिस, सेंटर हो गया आपका 2, -1, दिस इज 2, -1, सर्कल 0, 0 से पास करेगा बिकॉज यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो √5 है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं, एक तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर आने वाले पॉइंट्स और एक बाहर वाले पॉइंट, जितने भी बाहर वाला एरिया है वो सारे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, और एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो आपको बोला है कि आपको 1/mod(z0 - 1) का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब z0 - 1 जो है वो क्या होगा, मिनिमम। अब mod(z0 - 1) मिनिमम कब होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन z0 and 1, 0, मींस डिस्टेंस बिटवीन z0 and 1, 0 शुड बी, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि आप इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं। ये क्वांटिटी कभी मैक्सिमम होगी जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है तभी ये मैक्सिमम होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, आपको z0 और 1, 0 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया। अब 1, 0 कहां पे होगा, दैट इज सपोज 1, 0 इज हियर, दिस इज 1, 0, ये 1, 0 आ गया आपका। अब आपको 1, 0 और z0 के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, लेट अस सपोज z0 यहां पे आ गया। अगर z0 यहां पे आ गया तो इनके बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। क्या ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, नहीं, इससे कम डिस्टेंस भी आ सकती है, वो यहां पे भी आ सकती है, वो यहां पे भी आ सकती है। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगी, हमें कैसे पता लगेगा कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब होगी। तो बच्चों सबसे मिनिमम डिस्टेंस तब होगी जब z0 इस जगह पे आएगा और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, कौन से तीनों पॉइंट, एक तो z0, एक 1, 0 और एक सेंटर, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो मैं ये लिख देता हूं यहां पे बात, फॉर मिनिमम डिस्टेंस z0, 1, 0 एंड सेंटर जो कि 2, -1 है, शुड बी क्या होनी चाहिए, कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर होने चाहिए, तभी आपका सवाल सॉल्व होगा, है ना। तभी ये मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी किसके बीच में, z0 1, 0 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी। अब बात ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम से आपको कुछ बातें दिखाई दे रही होगी। अगर मैं अज्यूम कर लूं z0 को क्या, x0 प्लस आयोटा y0, लेट अस सपोज z0 इज x0 प्लस आयोटा y0, तो आप एक बार ध्यान से देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि x0 का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होगा, यानी 1 से लेफ्ट में होगा, यानी z0 जो है उसका x0 जो होगा रियल पार्ट 1 से छोटा होगा। और y0 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो 0 से बड़ा होगा। y0 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में आ रहा होगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में नहीं जाएगा, यानी x0 का वैल्यू तो 1 से छोटा होगा डेफिनेटली, और y0 का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इतनी इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका इमेजिनरी, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z0 माइनस z0 बार अपॉन z0 माइनस z0 बार प्लस का 2 आयोटा की बात कर रहे हैं। तो इसका हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले 4 लिख दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा z0 प्लस z0 बार। z0 आपका x0 प्लस आयोटा y0 है, z0 बार हो जाएगा x0 माइनस आयोटा y0। तो ये आपके पास केवल और केवल ट्वाइस ऑफ x0 बचेगा, डिवाइडेड बाय z0 माइनस z0 का बार, दैट इज 2 आयोटा y0। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा y0 और प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा। हियर यू कैन राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, इसको क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, 2 ऊपर नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं, आयोटा भी कॉमन निकाल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस आयोटा 2 माइनस x0 डिवाइड बाय आयोटा इनटू इट विल बी y प्लस 1, इस तरह से दिखाई देगा। हमने आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा इनटू ब्रैकेट में दिखाई देगा 2 माइनस x0 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, 2 माइनस x0 अपॉन y0 प्लस 1, तो 2 माइनस x0 क्या होगा, 2 माइनस x0 का मतलब हो गया x0 जो है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, क्योंकि y0 0 से बड़ा है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को अगर मैं लैम्डा कंसीडर कर लूं तो ये आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इंटू लैम्डा वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव, यानी अल्टीमेटली अगर मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 2 है तो आपको आर्ग्यूमेंट निकालना माइनस के 2 आयोटा का, लैम्डा का वैल्यू का 3 है यानी आर्ग्यूमेंट निकालना माइनस का 3 आयोटा का, यानी कुल मिला के यू आर स्टैंडिंग on negative imaginary axis. If you are standing on negative imaginary axis, that means argument of that complex number should be what? What will be the argument of that complex number? That will be minus का π/2. अगर आप पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे खड़े हैं तो आर्ग्यूमेंट π/2 हो जाएगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे खड़े हैं इसका मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाएगा माइनस का π/2, एंड दैट इज द आंसर, सी ऑप्शन, माइनस का π/2 विल बी द आंसर। ओके गाइस, तो दिस इज अवर 6th क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस करके। आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट, बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और आप इन सवालों को कीजिए, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइप की सीरीज की। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।